नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? सभी को गुड आफ्टरनून के लिए राम राम भी राम राम, जय श्री राम, गोविंद पनवार, ललतेश नमस्ते भाई, नमस्ते। प्यारे बच्चे अच्छे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं, अपनी अपनी जगह बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। ठीक है। विजेंद्र नमस्कार जी, नमस्कार। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। तो बेटा, आज हमारी जो कहानी है उसका नाम है एक कहानी यह भी। ठीक है। और इसको लिखने वाली जो लेखिका है, कवयित्री हैं बच्चों, उनका नाम कोई प्यारा बच्चा बता सकता है? उनका नाम कोई बच्चा बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो बच्चों, वो जो लेखिका है इस कहानी की, उनका नाम है बच्चों मन्नू भंडारी। ठीक है। लेखिका का नाम पूछा जाएगा आपसे तो आपको याद रखना है, क्या नाम है बच्चों? मन्नू भंडारी। ठीक है। इसके द्वारा लिखी गई है, मन्नू भंडारी जी के द्वारा, मन्नू भंडारी जी की। क्लियर है? बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। जय भीम, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। सभी पर साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा बेटा? साउंड यहाँ से तो फिट है बिल्कुल, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो बच्चों इनके बारे में जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसको लिखने वाली लेखिका जो है उनका नाम बता दीजिए, है ना? अब तक आप लेखक पढ़ते थे, ये लेखिका है, महिला थी। ठीक है। तो इनका नाम क्या है बच्चों? मन्नू भंडारी। क्या है प्यारे बच्चे? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, नाम पूछा जाता है कि बताइए एक कहानी यह भी कि लेखक कौन है, कि लेखिका कौन है, तो मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है बच्चों। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था बच्चों, वह भी आपको याद रखना है, जन्म जो हुआ था इनका। ठीक है। जन्म स्थान भी पूछा जाता है और बच्चों आपसे सन भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो जन्म हुआ था बेटा 3 अप्रैल 1931 को। ठीक है। तो जन्म कब हुआ था इनका? 3 अप्रैल, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 1931 को। ठीक है। और एक गांव पड़ता है बेटा यूपी, सॉरी एमपी का, मध्य प्रदेश के मंदसौर। ठीक है। मंदसौर में भानपुरा। ठीक है। मंदसौर वो है आपका डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का, उसका गांव है भानपुरा। तो आपको एमपी के जिला, एमपी का जो जिला है बच्चों, वो है, जिले का नाम है मंदसौर। ठीक है। क्या है? मंदसौर। और उसी में एक गांव बनता है, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेटा भानपुरा। भानपुरा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर एक जिला है मंदसौर और उसी जिले में एक गांव पड़ता है आपका भानपुरा। ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भैया। प्राची कह रही है सर जी मेरा नाम ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। चलो, तो बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इससे आगे की बात जान लेते हैं। आइए, इससे आगे की बात है कि बताइए इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों लिखेंगे इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है ना? इनके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये बात याद रखनी है, इनके बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। ठीक है। तो बच्चों इनके बचपन का नाम आप याद रखेंगे, महेंद्र, महेंद्र कुमारी था। इनके बचपन का नाम आपको याद रखना है, महेंद्र कुमारी। ठीक है। और महेंद्र कुमारी से ही क्या बना था? मन्नू भंडारी बना। क्लियर? तो यहां तक की बात आपको अच्छे से याद रखना है। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं।
आगे बच्चे जानते हैं इनके बारे में। इनकी मृत्यु आपसे पूछी जाएगी कि बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी आपको याद रखना है। इनका देहांत कब हुआ था, तो बच्चों लिखेंगे इनका देहांत। इनका देहांत, इनका देहांत एक हरियाणा जिला है बेटा, सॉरी हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में हुआ था। हरियाणा राज्य है, उसका बेटा एक गुरुग्राम जिला है, गुरुग्राम, ठीक है ना, गुरुग्राम जिला है, जिसमें 15 नवंबर 1900 नहीं सॉरी 1900 में नहीं, बाद में हुआ था, 2021 में हुआ है। 2021 में इनका देहांत हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका देहांत कब हुआ, इनको जो बेटा इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई, तो आपको हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में बेटा हुआ था 15 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी शादी हो गई थी तो इनके पति का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना है कि इनके पति का नाम क्या था, इनकी शादी किसके साथ हुई थी। लिखेंगे इनके पति का नाम, इनके पति का नाम, मतलब इनके बेटा हस्बैंड जो थे, हस्बैंड का नाम, पति का नाम क्या था बेटा, आप कोई बच्चा बता सकता है, कोई प्यारा बच्चा बता सकता है इनके पति का नाम क्या था, सभी लोग बताइए। तो इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। ठीक है, क्या था बच्चों, इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव था। ठीक है, क्या था, राजेंद्र यादव। और इनका जन्म हुआ था 1929 में। ठीक है बच्चों, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2013 में इनके पति की। ठीक है, तो इससे समझ जाना आप लोग, 1929 से मैंने 2013 लिखा है। तो प्यारे बच्चे ये तो है इनके जन्म का सन, और ये है इनके मृत्यु का सन कि कब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको इस प्रकार याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, कोरोना महामारी चल रही थी बेटा, कोरोना महामारी तो 2018-19 में बनी है ना, 2013 में थोड़ी बनी है यार। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बात बताइए किसको समझ में नहीं आई, सब लोगों को क्लियर रखना है। लेखिका कौन है हमारी, मन्नू भंडारी। ठीक है, और जन्म कब हुआ था इनका, 3 अप्रैल 1931 को। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर के गांव भानपुरा में हुआ था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन आगे ही पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है महेंद्र कुमारी था। ठीक है ना, बचपन का नाम क्या था, महेंद्र कुमारी। फिर इनका देहांत कब हुआ था, तो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 15 नवंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, फिर इनके पति का नाम पूछा जाए कि पति का नाम क्या था, राजेंद्र यादव था, और उनका जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था, और मृत्यु उनकी 2013 में हो गई थी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, यहाँ तक की बात आपको याद रखनी है। आगे आपको और रखना है, कभी आपसे इनके पिता का नाम पूछ लिया है तो पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है ना, इनके पिता का नाम था बेटा, इनके पिता का नाम रखेंगे आप लोग सुख संपत राय। इनके पिता का नाम है सुख संपत राय, पिता का नाम याद रखेंगे सुख संपत संपत राय। ठीक है ना, सुख संपत राय इनके पिता का नाम था। और आपसे इनकी माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है, माता जी का क्या नाम था, माता का नाम, माता का नाम बताएगा कोई बच्चा है, माता का नाम क्या था इनकी का, तो बेटा माता का नाम था अमृता कुमारी। क्या था बच्चों, अमृत कुमारी था, अमृत नहीं सॉरी अनुपम, अनुपम कुमारी। माता का नाम आपको अनुपम, अनुपम, मैं की आवाज में नहीं आएगी, अनुप कुमारी याद रखना, अनुप कुमारी। ठीक है, तो ये माता पिता का नाम दोनों का, सुख संपत राय पिता का नाम, और अनुप अनुप कुमारी इनकी माता का नाम। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात बताइए बेटा किसको अच्छे से समझ नहीं आ रही, यहाँ तक की सारी चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, इनमें ऐसा समझने के लिए तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी याद रखनी है अपनी तरफ से, है ना। एक बेटा याद रखना है, इनकी एक बेटी थी, इनकी एक बेटी थी जो राजेंद्र यादव, और इन दोनों के बीच बेटा जब इनकी शादी हो गई थी तो इनसे एक जन्म हुआ था, एक उत्पत्ति हुई थी एक इनकी संतान की। जिस संतान का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वह आप अच्छे से बताएंगे, क्या बेटा बेटी का नाम कभी पूछ लिया जाए,
बेटी का नाम, तो इनकी बेटी का नाम था बच्चों रचना बंटी बोल देंगे उसे। वैसे तो रचना बोलेंगे, रचना, लेकिन बेटा उसको बंटी के नाम से ही पुकारते थे, रचना बंटी। ठीक है, तो बताइए यहां तक। बंटी नहीं, इसको बेटा बंटी नहीं बोलते थे, बंटी तो इनकी रचना थी एक। टिंकू बोलते थे, टिंकू, टिंकू। ठीक है, क्लियर है ना। माइक थोड़ा दूर कीजिए सर, मंटू गुप्ता जी। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक की बात आपको बताइए, किसको दिमाग में नहीं है। फिर आगे चलिए बच्चे। हम्म, आगे चलते हैं। आइए, अब आता है बेटा कुछ इनकी मुख्य कहानी है, उनको भी पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य कहानी है उनको भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा कहानी, इनकी कुछ कहानी है, उनको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे बच्चों, एक थी नंबर एक, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, दूसरी याद रखेंगे बच्चों, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। तीसरी है बच्चों, यही सच है, यही सच है। ठीक है बच्चों, यही सच है। क्लियर, हाँ। टिंकू मेरे बेटे का नाम है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। चलो, नंबर चार, नंबर चार बच्चों, त्रिशंकु, त्रिशंकु। ठीक है बच्चों, त्रिशंकु। और आंखों देखा झूठ, नंबर पांच, आंखों, आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ। ठीक है, तो बच्चों ये पांचों कहानियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। हाँ, अब आता है बेटा इनके कुछ मुख्य उपन्यास हैं, उनको भी याद रख लीजिएगा। उपन्यास भी याद रख लो, ये भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है अच्छे से, उपन्यास। ठीक है, एक उपन्यास था बेटा इनका, आपका बंटी, आपका बंटी। ठीक है बच्चों, आपका बंटी। क्लियर है ना। फिर था बच्चों, दूसरा है इनका उपन्यास, महाभोज, नंबर एक। नंबर दो याद रखेंगे, महाभोज, महाभोज। और तीसरा है बेटा इनका स्वामी, तीसरा उपन्यास था स्वामी। और चौथा बेटा याद रखेंगे आप लोग, एक इंच, एक इंच। और बच्चों ये वाला जो एक इंच जो उपन्यास है, ये इनके पति और इन दोनों ने एक साथ मिलकर लिखा था, मिलकर उपन्यास लिखा है ये वाला। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर रचा है, मिलकर लिखा था। तो बेटा वो एक इंच है। और कौन से सन में लिखा, तो बच्चों आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में लिखा था। किसके साथ, अपने पति, अपने पति राजेंद्र यादव के साथ, अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। ठीक है, के साथ मिलकर, है ना। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो यही थी बच्चों, आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, इनकी जो भी रचना है, जो कहानियां हैं, जो भी उपन्यास हैं, वो यही थे, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच। ठीक है ना। और 1961 में इन्होंने एक इंच जो उपन्यास था अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। अब जो कहानी इन्होंने लिखी है, एक कहानी यह भी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो बेटा मन्नू भंडारी जी आपके सामने हैं, ये इनकी लेखिका का नाम आपको याद रखना है, मन्नू भंडारी। ठीक है ना, बिल्कुल। क्लियर बच्चे, तो आइएगा पढ़ते हैं। यह कहानी
एक कहानी यह भी, इसमें इन्होंने क्या बोला है, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ी ही सुंदर कहानी है। सारी पंक्तियों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, बड़ी अच्छे समझ में आएगी। राम राम भाई, सभी को राम राम, ठीक है ना। चलो, प्रवीण चंद उत्तराखंड से आइएगा। तो बच्चों लिखेंगे, जन्मी तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी। ये बानू भंडारी जी लिख रही हैं अपनी कलम से, अपने ऊपर पढ़िएगा। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता का साम्राज्य था। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वो राजस्थान जिला है एक हमारा, सॉरी राज्य है, जिसका अजमेर जिला है, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई का माहौल शुरू किया था। वहीं से इनका पालन पोषण स्टार्ट हुआ था। जो पढ़ाई शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी वही बात यहाँ पर लेखिका बता रही हैं। जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिटेक्शन देते रहते थे। ठीक है ना। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्ति व्यक्तित्व विहीन माँ, मतलब माँ जो थी वो अनपढ़ थी, पिता जो थे वो पढ़े लिखे थे, वो लेखक थे। वो क्या करते थे, या तो फिर क्या करते, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अव्यवस्थित का मतलब समझ रहे हैं ना, जो किताबें सिलेबस में नहीं लगी हुई थी ऐसे नियम के अनुसार, कोई किताब यहाँ पढ़ी है, कोई वहां पढ़ी है, कोई उधर कोई उधर। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, इसी की द्वारा इन्होंने बोला है कि बिखरी पत्रिकाओं और अखबारों, ठीक है, अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे इनके पिता, या डिटेक्शन देते रहते थे, नई नई कहानियों के लिए अपनी तरफ से अपने विचार व्यक्त करते रहते थे, है ना। तो वही बात इन्होंने बोली है कि हम नीचे भाई बहनों के साथ, ठीक है, रहती थी मैं, और हमारी जो माँ थी वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी माँ एक गृहिणी थी, है ना। तो फिर यह क्या कहता है आगे, चलिए क्या कहती हैं आगे सुनेंगे। माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर, मतलब कि हमेशा तैयार रहती थी। मान लीजिए हमने कह दिया हाँ, ब्रह्मपुरी कहाँ पर है गुरुजी? बेटा गोलू, वो जो अजमेर है उसमें कोई मोहल्ला, कोई गली होगी वहां की, कोई वहां का कोई नगर बसा हुआ होगा इस नाम से। यार ये तो कोई छोटी सी बात है यार, तुम छोटा सा दिमाग रखते हो, बड़ी बात सोच नहीं सकते। चलो, तो अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, मतलब राजस्थान से पहले पिताजी कहाँ थे? एक मध्य प्रदेश में बेटा जगह है इंदौर, आपने सुनी होगी, जिला है इंदौर, वहां पर जो हमारा भारत का सबसे स्वच्छ जिला भी है। ठीक है ना। जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था, लोग उन्हें जानते थे, वहां पहचानते थे। ठीक है। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे, है ना। मतलब कि थोड़ी बहुत जो सरकार होती है उससे भी थोड़ा सा क्या करते थे, लगाव रखते थे, और अपना बच्चे जो समाज सुधार के कामों में भी लगे रहते थे। ठीक है ना। ठीक है बेटा। सर आप प्लीज ठीक कर लीजिए, 1 इंच मुस्कान थी सर, प्लीज कर लीजिए। बेटा कैसे कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा आपका। हम्म। कहानी, अच्छा अल्पा मौर्य जी, आप कहानी को पूरा लिखने के लिए बोले कि 1 इंच मुस्कान के लिए, अच्छा तो बेटा ये बोलो ना सर, आप ठीक कर लीजिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए सर उसमें 1 इंच मुस्कान भी लिख दीजिए। ठीक है। चलो, ठीक है बेटा, ये बोलोगे तो समझ जाएगा। आप कह रहे हो ठीक कर लीजिए, क्या ठीक कर ले भाई, ठीक कर दो बोलो। ठीक है। चलो, शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया करते थे, क्योंकि एक अध्यापक का कार्य होता है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। जो उनके पढ़ाए हुए बच्चे थे, कोई अधिकारी बना, कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, कोई भैया कुछ ही पद पर गया, कोई किसी पद पर गया, बड़े बड़े ऊंचे अच्छे ओहदों पर जॉब करने लगे वो बच्चे, है ना। बिल्कुल, ये उनकी खुशहाली के दिन थे।
और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी मतलब गुस्से वाले अहमवादी भी थे। मतलब एक हट होती है व्यक्ति के अंदर, अपना अहम होता है, कुछ अपने जीने का तरीका होता है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो अपने पिता के लिए बोल रही है लेखिका। आगे पढ़ते हैं क्या बोल, आगे क्या आती है बात। पर यह सब तो मैं केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को धोते पिता थे, है ना, को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, मतलब कभी कोई पैसे की तंगी आ गई होगी, आर्थिक का मतलब जब हमारे पास किसी धन की कमी आ गई हो, जैसे कोरोना काल आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जब आदमी को हर समय में हर मतलब मुसीबत से गुजरना पड़ा था। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। हो सकता है भाई वहां पर खर्चा है वहन ना कर पाए हो, जो कार्य वहां करते थे उसमें क्षति हो गई हो कुछ, है ना, कोई हानि हो गई हो, जिस कारण से वो इंदौर छोड़ करके कहाँ आ गए, वो राजस्थान के अजमेर आ गए। ठीक है, बिल्कुल। जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ और शायद गिरती आर्थिक स्थिति में ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब जो तंगी चल रही थी वो तंगी नहीं सुधर पाई, उसके लिए उन्होंने नाम तो बहुत कमाया, लेकिन जो एक आदमी ऊंचे पैसे के बल पे ऊपर चला जाता है, अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, वो नहीं सुधर पाई थी, है ना, बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर क्या होता है, सिकुड़ती सिकुड़ती मतलब समझते हैं, अर्थव्यवस्था पहले तो अच्छा खासा पैसा था, अच्छा खासा नाम था, सब कुछ चल रहा था, है ना, लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, मुसीबतों के कारण जो वो करना चाहते थे अपने दिनों में, जो अच्छी से खुशहाली लाना चाहते थे उनके पिताजी, वो नहीं आ पाई उन्हें। ठीक है ना, मतलब सिकुड़ती चली गई, कम होती चली गई। ठीक है ना, आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विश्व पारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं, ठीक है, व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। ठीक है ना, उनके अंदर से एक आवाज आती थी कि भले ही कितनी परेशानी है, भले ही कितनी आफत मेरे ऊपर है, भले ही मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाई का समय गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए मैं अपने बच्चों को परेशान करूं, वो वे नहीं चाहते थे, वो उस कठिनाई से स्वयं गुजर रहे थे, है ना, बिल्कुल। तो यही बात यहाँ पर बता रही हैं वो, कि नवाबी आदतें, नवाबी आदतें समझते हैं आप लोग, जो ऊंचे रहने सहने का जो तरीका होता है कुछ लोगों का, बहुत बड़े बनकर, कि भले ही हमारे पास जेब में 2 रुपए ना हो, लेकिन हमें जीना एक 100 रुपए कमाने वाले व्यक्ति की तरह है। तो नवाबी जो आदतें थी, अच्छा खाना, अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह जीवन जीना, नवाबी आदतें होती हैं बेटा, वो है ना, बिल्कुल। अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकतें चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। मतलब माँ परेशान रहती थी कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है, हमारे पास आय के स्रोत नहीं रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारे जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। लेकिन फिर भी ये था कि अपनी इच्छाओं को वो महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनकी अपेक्षाएं थी, है ना, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद भी उनकी माँ जो थी इस बात से डरती रहती थी कि आखिर कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे हमारा काम चलेगा, है ना, बिल्कुल चलेगा। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि तक लोग हम जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। ठीक है, पिताजी पहले क्या करते थे, मान लीजिए बच्चों, हाँ, क्या होता है, जैसे आप किसी पे विश्वास करते हैं, और आप विश्वास उस पर इतना ज्यादा करते हैं कि आप समझते हैं कि मेरा सब कुछ इसके पास है, ये मेरा जब चाहेगा तब लौटा देगा, मेरे साथ यदि रहता है ये व्यक्ति तो हमेशा मेरा है। लेकिन ये क्या था, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसे बेटा आस्तीन का सांप कहते हैं, है ना, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे, क्या था, पिता इतने शक्की हो गए थे
जब सब चीज़ों पे उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास किया, लेकिन कहीं से कोई बेटा वफा उनको नहीं मिली, तो उनकी यातना, उनकी जो परेशानी, जो उनकी पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी, फिर वो उन्होंने सब पर शक करना शुरू कर दिया। और इसका जो बच्चों आगे बोल रहा जा रहा है कि बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था पिताजी को कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। मतलब अपने बच्चों तक पर वो क्या करते थे, शक करने लगे। इतने मतलब परेशान होने के बाद ही तो करता है इन कर्मों कामों को आदमी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो नहीं करता। अपनी औलाद पर आदमी यदि शक की दृष्टि से नजर से काम कर रहा है, देख रहा है सब पर एक प्रकार से कि कोई मेरे को हानि ना पहुंचा दे, तो इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा चोट खाया हुआ व्यक्ति था। ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं। यह पितृ गाथा, पितृ मतलब जो उनके पिता की जो गाथा थी, जो कहानी थी, ठीक है, मैं इसलिए गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। मतलब उनका मुझे गौरव गान करना है, उनकी जो बीते हुए समय को मुझे तुम सब लोगों के सामने बताना है कि उन्होंने कितने इस परेशानियों को झेला था, हमें कैसे पाला था, उनके साथ कितना विश्वासघात हुआ, उनकी अच्छी खासी अर्थव्यवस्था सब क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है ना? चलो, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। ताने बाने में समझते हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, उनमें कितनी उनकी जीवन की व्यक्तित्व है, जो खामियां हैं, खूबियां हैं, जो मेरे ताने बाने में गुथी हुई हैं, मतलब, है ना? या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूं। देखो, ये कह रही हैं, मनु भंडारी जी लिख रही हैं अपने पिता से आकर के, अपने ऊपर आ गई हैं अब। मैं काली हूं, बचपन में दुबली दुबली मतलब पतली थी बिल्कुल, और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहिना सुशीला, उनकी बहिना का नाम था, जो 2 वर्ष बड़ी थी। ठीक है सर? हाँ, ठीक है बच्चों। हाँ, यहां पर ध्यान देंगे बेटा। देखो, यदि मैं आपकी बातें, सारी बातें आपकी सुनूं, तो फिर मेरा दिमाग यहां से भटक कर आपके पास पहुंच जाता है। तो जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, फिर मैं उसको नहीं बोल पाता, है ना? तो ये आप चुप समझिएगा। गौरव गान नहीं करना, लिखना लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। मुझे इसका गौरव ज्ञान नहीं, कह रही हैं कि मुझे उनका गौरव गान करना है। ठीक है बेटा, ये नहीं कहीं नहीं आया यहाँ पर, नहीं कहीं नहीं आया। प्रिया, आपने कहाँ से पढ़ लिया? बताइए। इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। ठीक है ना बेटा? यहां पर पढ़िएगा इस पूरे वाक्य को। यह, देखो उन्होंने क्या बोला था, पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, मैं अपने पिता की गाथा इसलिए नहीं गा रही, ठीक है, कि मुझे उनका गौरव गान करना है, मुझे आप गौरव गान करना है, मुझे सारी सच्चाई बतानी है, ये बात उन्होंने बोली है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलिएगा। कमजोरी थी सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव को ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। मतलब उससे उबर मतलब उससे ऊपर नहीं निकल पाई। मरियल क्या है गुरुजी? मरियल वो होता है बेटा जिसमें सांस तो होता है लेकिन उसके अंदर आवाज नहीं होती। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए, बंजारी बेटा अब क्लियर हो गई है वो लाइन आपकी, चलेगा। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को हो आती हूँ। गढ़ने गढ़ने को मतलब मतलब अंदर से इतनी भावनाएं व्यक्त होती हैं, मुझे इतना शर्म आती है कि मैं अंदर से गढ़ने को हो जाती हूँ। है ना बच्चों? ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, आईफोन में रिकॉर्ड क्लास नहीं चल रहा है बेटा। वो रोहित जी, अब इसके लिए आप रिकॉर्ड क्लास चलेगा, हो सकता है आपने फोन को अपडेट कर दिया है। ठीक है, शायद
अचेतन अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरे अंदर तो वो काबिलियत थी ही नहीं, पर ये कैसे सब कुछ बदल गया। तो यहां पर ये लेखिका ये कह रही हैं, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तुक्का समझते हैं ना, जैसे आपको को 2 क्वेश्चन दिए, एक पर आपने सही लगा दिया, अचानक ही दूसरे पे लगा रहे थे तुक्का, तो वो गलत हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल तुक्का ही लगता है। तो यहां तक की ये कहानी आपको पता लगी। आगे पढ़िए, आगे इन्होंने क्या कहा है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी। भन्ना भन्ना समझते हैं? भन्ना भन्ना का मतलब होता है जब तुम किसी को ज्यादा, मतलब कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर शक करेगा, तुम कहोगे ऐसा नहीं है, ऐसा है यार, तुम बेकार की बात कर रहे हो, तुम ये फिजूल में परेशान हो रहे हो, है ना। तो भन्ना भन्ना शब्द यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भन्ना भन्ना जाती थी। आज एकाएक एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे, व्यथा होती है बेटा पीड़ा, है ना, व्यथा के नीचे मुझे उनके उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। ठीक है, अपने पिताजी की बातें मुझे आज भी वो शक्की स्वभाव की दिखाई देती हैं, बोल रही हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, जब अपने लोग ही विश्वासघात करने लगते हैं, ठीक है ना, अपने लोग ही विश्वासघात करने लगते हैं, जो आपके अपने होते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, तो फिर लोग शक्की हो जाता है, सोचता है कि अब दुनिया में कोई अपना नहीं है, सभी पराये हैं, सब लोग सिर्फ अपने मतलब से बात करते हैं, अपने स्वार्थ से बात करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बोल रही है, अपने पिता की बात को ऊपर ला रही है लेखिका, समझेंगे। तो उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। ठीक है ना, टक्कर समझते हैं, बहसबाजी होना फालतू की बातों को लेकर के, है ना, रही। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाओं के रूप में। ठीक है ना, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। अतीत मतलब बीता हुआ। ठीक है ना। हाँ, ब्रजेश कुमार के सर जी आप मुझसे नाराज हैं बेटा, मैं कमेंट ही पढ़ता रहूंगा ना, फिर मैं क्लास नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों की बात है। ठीक है, सुशीला शादी करके कहाँ चली गई थी? कुलदीप कुमार, वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम बताओगे कल मुझे, है ना। उनकी बड़ी बहन का नाम जो सुशीला था, वो कहाँ चली गई थी? समय का प्रवाह, प्रवाह समझते, समय बह रहा था, समय चल रहा था, बढ़ रहा था, रोज समय बेटा बीतता ही रहता है, ये भी जानते हैं हम। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। ये बात सच है। मान लीजिए कल हम भूखे थे, आज हमें खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बहुत अच्छी अच्छी खाने में बहुत अच्छे प्रकार के आइटम मिले, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा समय बदल गया। मानते हैं ना, वो चीजें तो हमारे अंदर दबी रहेंगी। कल हमको एक टुकड़ा नहीं मिला था खाने के लिए, पूरा दिन भूखे रहे थे हम लोग। ठीक है, अचेतन का मतलब बेटा, अचेतन नहीं जानते आप लोग, चेतन और अचेतन में अंतर नहीं जानते। अचेतन का मतलब होता है प्यारे बच्चे, जो सुस्त, एकदम रुका हुआ। चेतन का मतलब है बिल्कुल चलितमान, है ना। जड़ का विलोम भी आपने चेतन पढ़ा होगा, नमन दुबे जी। ठीक है ना, जड़ होता है स्थाई और चेतन होता है बहने वाला। तो बेटा चेतन का विलोम होता है अचेतन। ठीक है, याद रखो। नहीं ही कर सका। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। जो हमारी माँ थी वो पिताजी से विपरीत थी, मतलब उल्टी थी, है ना। पिताजी रात कहते थे तो माता जी दिन बोलती थी, मतलब विपरीत थी वो। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। ठीक है ना बच्चों, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य, जो माँ जो थी उनमें धैर्य बहुत था, सहन शक्ति बहुत थी, है ना। पिता कुछ बोल देते होंगे तो माता जी कभी जवाब नहीं देती होंगी, अपने चुप रह करके सहती होंगी कि बेफिजूल में परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रुस्तम यादव बहुत अच्छी बात है।
शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मतलब बच्चों की कोई इच्छा होती थी, बच्चे किसी प्रकार की कोई माँ से कोई इच्छा व्यक्त करते थे तो उसको पूरा करने के लिए माँ हमेशा तत्पर रहती थी। यही बात इसमें बताई गई है। बस उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, चाहे चाहा ही नहीं, केवल दिया ही नहीं। ठीक है, केवल दिया ही दिया, केवल दिया ही दिया। माँ ने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, हमेशा दिया ही, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए हमेशा वो रही। ठीक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। फिर आगे चलते हैं। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा। ठीक है ना, सहानुभूति में जो उनके फेवर में रहती थी, है ना, बिल्कुल। सर मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 में से 35 सही थे, लेकिन यह जो आप पढ़ा रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ब्रजेश कुमार, ये समझने की चीज नहीं है, ये तो एक कहानी है, हमें याद रखनी है ना। और इस कहानी से जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें पेपर में आंसर देना है। बिहार पुलिस में यह, सॉरी झारखंड पुलिस के लिए सिलेबस है, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलो। तो माँ के साथ, हाँ, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी, ठीक है, त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूं। मतलब उन्होंने अपनी माता पिता की जो बातें थी वो सारी आपको बता दी, और अब वो कह रही हैं कि उनका जो मतलब त्याग था, जो उनका हमारे प्रति सहिष्णुता थी, जो उनके माँ के मन में जो हमारे लिए एक सहज मत थे, वो मेरे लिए एक आदर्श तो नहीं बन सके कभी भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन पैतृक जो माता पिता के जो पुराने जो बीते हुए समय के जो पुराण थी, जो लिखी हुई बातें थी, उनको मैं भुला करके खत्म करके अपने ऊपर लौटती हूँ। यहाँ पर ये बात बोलती हैं। ठीक है लेखिका, तो याद रखिएगा। आइएगा तो यहां से आगे चलते हैं। अब लेखिका अपने ऊपर आ रही हैं, माता पिता की बातों को यहां पर खत्म करके। ठीक है, चलो। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, मतलब लेखिका कह रही हैं 5 भाई बहन थे, उनमें सबसे छोटी थी मैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद 7 साल की थी। कितने वर्ष की थी जब बड़ी बहन की शादी हुई थी? 7 वर्ष की अवस्था थी बेटा, बस थी। और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, क्योंकि पूरी तरह मैं संभलने लायक तो थी नहीं, 7 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो बस मुझे ये पता है मेरी बहन की शादी हुई थी, इतनी समझ नहीं थी, ना ही इतना होश था। तो यहां पर लेखिका बता रही है ना। ठीक है बेटा, आइएगा। धुंधली सी मतलब भूली भटकी सी यादें हैं, कुछ याद भी हैं, कुछ नहीं है, कुछ भूली पड़ी हूं। लेकिन अपने 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। ठीक है, सौतेलियां समझते हैं, जो मोहल्ले पड़ोस की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ खेलना। सौतेलियां, लंगड़ी टांग, है ना, बिल्कुल। ये लंगड़ी टांग खेलते हैं ना, ऐसे करके पैर एक पैर ऊपर कर लेते हैं, ऊपर ऐसे करके चलती हैं लड़कियां, वो वाला खेल की बात करिए। पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये तो बेटा मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा कौन सा खेल होता है, काली टीलो। तो कमरों में गुड्डो गुड़ियों के ब्याह भी, है ना, गुड्डे गुड़िया की शादी कराएंगे, रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने। ये मांझा होता है, इससे पतंग काटते हैं, तो उस पे कांच पीसकर कांच लगाया उस धागे पर, ताकि हम शाम को जब पतंग उड़ाएंगे दूसरी पतंग को काट दें, है ना, का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर। ठीक है, सारी चीजों का जो दायरा था वो घर के बाहर था, लेकिन हमारी सीमा घर ही थी, तो हम घर में ही रहते थे ज्यादातर। ठीक है ना। सर मेरा नाम नहीं लिया क्या, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? कुलदीप बेटा इन बातों का समय नहीं है, अब पढ़ लो यार। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, है ना, बड़े बड़े घर होते थे।
है ना। अब तो छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े बड़े घर थे बेटा। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई किसी घर भी चला जाता था, बच्चा खेलने के लिए मना नहीं होता था, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और जो सहने योग्य नहीं था, असहाय और असुरक्षित बना दिया है ना। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। तो वो ये कह रही हैं कि लगभग कम से कम 12, 1 दर्जन में 12 कहानियां होती हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। विनोद कह रहे हैं सर जी झारखंड पुलिस में झारखंड क्या जीएस भी पूछा जाएगा बेटा, इसमें देख 2 क्वेश्चन आएंगे, इतना तो आप खुद भी जानते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर ये क्या कहता है भैया, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार किशोरावस्था में जो अपनी एक अवस्था होती है 16-17 साल वाली अवस्था, उसके लिए बोल रही हैं, युवा अवस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल, एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भंगिमा, है ना, भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज, देखो बेटा इन्होंने कहानी का नाम भी अपनी का लिया है, महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। मतलब यहां पर जीवित कोई व्यक्ति नहीं उठे थे, है ना, जीवित कोई व्यक्ति नहीं उठे थे बेटा। वो कह रही हैं जो उनके बीते हुए समय की जो यादें थी, जो उनके जीवन की लीलाएं थी, वो उन्होंने अपनी कहानियों में बच्चों लिखी हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व अपनी कहानियों में बताया है, और जब आदमी के साथ जो गुजरता है तो उसको वो अपने लेखन विधि के माध्यम से ही व्यक्त करता है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, टेस्ट दे रहा हूं, उसमें हिंदी ग्रामर ज्यादा पूछा गया है, फिर पेपर से कम, ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा काम ऐसा गुरुजी, फर्स्ट पेपर से कम ऐसा क्यों गुरुजी? अच्छा बच्चा, तुम ये कहना चाह रहे हो अमित यादव जी, पहले पेपर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और दूसरे पेपर से क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं आपके टेस्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए ऐसा है, जो आपको पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, है ना, और 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं। दूसरे पेपर में बेटा 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से होंगे। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है, कहानियों से तो आपको 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चन मिलते रहे, वो रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि 100 में से 30 हर बच्चा कर देगा, इतना मुझे विश्वास है आप में से, है ना। लेकिन ग्रामर हमें इसलिए ज्यादा पढ़नी है ना, हमें इसलिए ज्यादा पढ़नी है क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन हमारे ग्रामर से ही होंगे। दूसरे पेपर में 25 सामान्य ज्ञान होगा, 25 आपका मैथ होगा, है ना। तो हिंदी का वेटेज ग्रामर का ज्यादा होगा दूसरे पेपर में। पहले पेपर में तो आपको कहानियों से आंसर देना है, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखो। चलो, एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी ये बहुत बड़ी हो गई है, इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करूंगा,
ठीक है, इससे आगे वाली कहानी आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगना लगेगा ऊपर से जाने मजा आना खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों ये लगभग मैंने आपको 10 स्लाइड पढ़ाई हैं, 10 की 10 स्लाइड आप लोग एक बार रिवीजन इनका जरूर कर लेना, क्योंकि जब मैं आपको इनसे क्वेश्चन दूंगा तो फिर आप क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। तो इसलिए आपको जितनी कहानी पढ़ाई जाए उस कहानी को आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन जरूर करें, ठीक है ना। बिल्कुल, पर 30 से ज्यादा भी कर सकते हैं मेरे भाई, नेहा राजपूत बच्ची 30 से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 30 कर देगा वो पेपर को पास करा माना जाएगा, है ना, उसको दूसरे पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा। और जो 29 कर पाया, 30 नहीं कर पाया, 30 तो मतलब ये मान लीजिए एक बॉर्डर सीमा है कि हमें दूसरे पेपर में बैठने की, है ना। और जो 30 से नीचे एक नीचे हो गया वो बेटा पेपर में नहीं बैठ पाएगा, दूसरे में सेकंड पेपर नहीं दे पाएगा। इसलिए 100 में से 30 क्वेश्चन करना तो अनिवार्य होगा आप लोगों के लिए, और जिसने नहीं करे वो बेटा दूसरा पेपर नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको पहले पेपर में 30 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही होंगे, यदि नहीं किए तो बच्चा दूसरा पेपर आपको देने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। यही था, ठीक है बच्चों, चलेगा। तो इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा, कल नहीं सॉरी परसों। तो आप याद रखना, है ना, इस स्लाइड से आगे मेरी स्लाइड आगे हो चलेगी और आप लोगों के लिए आगे ये कहानी, ठीक है। चलो, तो सभी को जय हिंद, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।